हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 16 से 18 मार्च 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के बीच होता है? आपके पास ऑप्शन है भारत और यूएसए, ऑप्शन बी है भारत और यूएई, ऑप्शन सी है भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है भारत और नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत और यूएसए। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के बीच होता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत और यूएसए। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये किस टाइप का एक्सरसाइज है? तो बायलैटरल, ट्राई सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एम्फीबियस एक्सरसाइज है। भारत और यूएसए के बीच होता है और ये दो फेज में होगा। एक आपका है हार्बर फेज 18 से 25 मार्च 2024 तक, और दूसरा है आपका सी फेज 26 से 31 मार्च 2024 तक। और एक कहाँ पे हो रहा है? ईस्टर्न सीबोर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चुनाव आयोग ने किस पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता को अपना राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है राजकौर, ऑप्शन बी है रानी देवी, ऑप्शन सी है शीतल देवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शीतल देवी। चुनाव आयोग ने किस पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता को अपना राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शीतल देवी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ किन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ होंगे? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ऑप्शन सी है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ किन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ होंगे? तो आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, कितने चरण में होगा, कितने फेज में होगा? तो आंसर क्या होगा? 7 चरण में, 7 फेज में होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है टीम साउदी, ऑप्शन बी है नाथन एस्टेल, ऑप्शन सी है विल यंग, ऑप्शन डी है सचिन रविंद्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सचिन रविंद्र। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? सर रिचर्ड हैडली मेडल मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सचिन रविंद्र। और आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? सीएसके से, चेन्नई सुपर किंग्स से। और फीमेल में, वुमेन में किसे मिला है? मेली केर को। और सचिन रविंद्र को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है 2023 का। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने एक अद्वितीय मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के नेतृत्व वाले टी हब के साथ हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है आरबीआई, ऑप्शन डी है सेबी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है, मैथ का मतलब क्या हुआ? मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब। मैथ स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। किस संस्था ने एक अद्वितीय मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हब स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के नेतृत्व वाले टी हब के साथ हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए और कनाडा,
ऑप्शन बी है चीन और वियतनाम, ऑप्शन सी है इजराइल और लेबनान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल और लेबनान। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इजराइल और लेबनान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। नमस्ते योजना किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो नमस्ते योजना है इसका एम क्या है? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इसका एम क्या है, तो आंसर क्या होगा? मैनुअल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैनुअल सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई की खतरनाक प्रथा को ख़त्म करना। तो आपसे एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो नमस्ते स्कीम है इसका एम क्या है? तो आंसर क्या होगा? मैनुअल सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई की खतरनाक प्रथा को ख़त्म करना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो नमस्ते स्कीम है इसका मतलब क्या हुआ? नमस्ते स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। कब से एप्लीकेबल है? तो 2023-24 से। कब तक? 2025-26 तक, 3 साल के लिए है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 2023-24 से, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2023-24 से कब तक? 2025-26 तक। और आउटले कितना रखा गया है परिव्यय? तो 349.70 करोड़। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता कौन है? यूएनडीपी। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी। आपके पास ऑप्शन है 130, ऑप्शन बी है 134, ऑप्शन सी है 131, ऑप्शन डी है 129। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 134। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 134। हाल ही में 2022 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था जिसमें भारत की रैंक कितनी थी? 134 आउट ऑफ 193 कंट्री। अब यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का स्कोर क्या था? भारत की रैंक थी 2021 में कितनी? 135 आउट ऑफ 191 कंट्री। और 2022 में कितना है? 134 आउट ऑफ 193 कंट्री। और भारत का स्कोर कितना इंप्रूव हुआ है? तो 2021 में था आपका 0.633 और 2022 में जो अभी आया हुआ है रिपोर्ट, इंडेक्स आया हुआ है, इसमें भारत का स्कोर कितना है 2022 में? 0.644। तो ये आपको याद रखना है। 2021 में था कितना? 0.633। 2022 में कितना है? 0.644। और इसे कौन से कैटेगरी में रखा गया है? भारत को कौन से कैटेगरी में रखा गया है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, किस कैटेगरी में रखा गया है? तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। और इसमें बांग्लादेश की रैंक है 129, भूटान 125, श्रीलंका 78, चाइना 75। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा पीआईबी से मैंने न्यूज़ लिया है, जो ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 है, जो कि रिलीज हुआ है 13 मार्च 2024 को, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स एक आपका होता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 जो कि रिलीज किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 108 आउट ऑफ 193 कंट्री। और इसमें भारत का स्कोर कितना है? 0.437।
2021 में कितनी थी रैंक भारत की? तो भारत की रैंक थी 122 आउट ऑफ 191 कंट्री, और 2021 में स्कोर कितना था? 0.490 स्कोर था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और एक आपका होता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक कितनी है? इसमें 127 रैंक है, 127 रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 127 रैंक है। और इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शन है सीडेक बेंगलुरु, ऑप्शन बी है सीडेक तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है सीडेक हैदराबाद, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सीडेक तिरुवनंतपुरम। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सीडेक तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अभूतपूर्व उपलब्धि में किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित दुनिया की पहली मस्जिद के उद्घाटन का जश्न मनाया? आपके पास ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। एक अभूतपूर्व उपलब्धि में किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित दुनिया की पहली मस्जिद के उद्घाटन का जश्न मनाया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। और सऊदी अरब में कहाँ? तो कहाँ पे? जेद्दा में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सऊदी अरब में कहाँ? जेद्दा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अतिरिक्त स्थलीय विनिर्माण अनुसंधान और विकास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के साथ सहयोग कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है स्काई रूट के साथ, ऑप्शन बी है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी है पिक्सेल, ऑप्शन डी है वेलोन स्पेस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेलोन स्पेस। अतिरिक्त स्थलीय विनिर्माण अनुसंधान और विकास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के साथ सहयोग कर रहा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेलोन स्पेस के साथ। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और इस रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? द आईआईटी मद्रास रिसर्च सेंटर कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। और इसका नाम क्या रखा गया है? यूस्कोरपियोप्स क्रचन। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम क्या रखा गया है? यूस्कोरपियोप्स क्रचन। तो ये आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा इसे कौन से नेशनल पार्क में खोजा गया है? तो कायेंग क्रचन नेशनल पार्क। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कायेंग क्रचन नेशनल पार्क किस देश में है? तो आंसर क्या होगा? थाईलैंड में, थाईलैंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस तमिल लेखक को ममांग दाई के उपन्यास द ब्लैक हिल के तमिल अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन 2023 से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है चारू निवेदिता, ऑप्शन बी है नंजिल नदान, ऑप्शन सी है कन्नैयन दक्षिण मूर्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कन्नैयन दक्षिण मूर्ति। किस तमिल लेखक को ममांग दाई के उपन्यास द ब्लैक हिल के तमिल अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन 2023 से सम्मानित किया गया है?
तो आंसर क्या होगा, कन्नैयन दक्षिणमूर्ति को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका बुक है द ब्लैक व्हेल 2024 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था मूल रूप से, और इसका तमिल में अनुवाद किसने किया था, तो कन्नैयन दक्षिणमूर्ति ने, और जिसका शीर्षक क्या है, करुंगुंड्राम, ठीक है, करुंगुंड्राम। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किस तमिल लेखक को मामांग दाई के उपन्यास द ब्लैक व्हेल के तमिल अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन 2023 से सम्मानित किया गया है, तो कन्नैयन दक्षिणमूर्ति को। और जो द ब्लैक व्हेल है ये कब प्रकाशित हुआ था, 2014 में प्रकाशित हुआ था, और कन्नैयन दक्षिणमूर्ति ने 2016 में इसका तमिल में अनुवाद किया था, और जिसका शीर्षक क्या था, करुणन गुंडराम, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये बुक है ब्लैक व्हेल, द ब्लैक व्हेल, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2017 में। द ब्लैक व्हेल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से ईयर में मिला था इस बुक को, 2017 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 12 मार्च, ऑप्शन बी है 17 मार्च, ऑप्शन सी है 18 मार्च, ऑप्शन डी है 15 मार्च। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। और 2024 की थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल EI फॉर कंज्यूमर्स। थीम क्या है 2024 की? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल EI फॉर कंज्यूमर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपको PDF चाहिए या करंट अफेयर का क्विज लगाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। लिंक आपका वीडियो के कमेंट बॉक्स में होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? आपके पास ऑप्शन है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है मॉरिशस विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, ऑप्शन सी है मेलबर्न विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है UNDP, ऑप्शन सी है VDEM इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, VDEM इंस्टीट्यूट के द्वारा। हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो VDEM इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो VDEM रिपोर्ट है यह देशों को कैटेगराइज करता है 4 रिजिम टाइप, जो किस पे बेस्ड होता है? ऑन देयर स्कोर इन द लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं LDI। तो आपको ये भी याद रखना है, LDI स्टैंड्स फॉर लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स। और वो 4 रिजिम टाइप्स कौन से हैं? एक है आपका लिबरल डेमोक्रेसी, एक है आपका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तीसरा है आपका इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, और चौथा है आपका क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है ADB, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है NDB, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन है ADB। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ADB के साथ। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 23 मिलियन USD का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेव वाटर सेव प्लेनेट, ऑप्शन बी है वाटर फॉर ऑल, ऑप्शन सी है वाटर इज लाइफ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वाटर फॉर ऑल। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वाटर फॉर ऑल। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स कब मनाते हैं? तो 14 मार्च को। 14 मार्च को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वराज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया है। पीएम स्वराज का मतलब क्या है? तो यहाँ मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण। पीएम स्वराज स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से आपको एक और पॉइंट याद रखना है। नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर होगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन बी है भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है बिजली मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये जो स्कीम है ये 4 मंथ के लिए है और कितने के फंड के साथ? 500 करोड़ के साथ। कितने मंथ के लिए है? 4 मंथ के लिए है। दिस इज ए फंड लिमिटेड स्कीम विथ ए टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़ रुपीज फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक। और किसके लिए है? फॉर फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।